ऊपर, राइट, नीचे, अब विपरीत दिशा में, नीचे से राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे। तो ये हमने आंखों की एक्सरसाइज देखी। आप सभी नोटबुक पेन लाए हैं, है ना? ये बातें याद जरूर रखना है ना, कौन कौन से सीक्वेंस में जा रहे हैं हम, कौन कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? और फिर आंखों के लिए क्या करना है, मुंह में जितना हम पानी भर सकते हैं उतना मुंह में पानी भरना है, नॉर्मल पानी, और फिर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं, ठीक है? उससे आंखें एकदम शांत, शीतल और स्वच्छ हो जाएंगी, क्लीन और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो ये आंखों के लिए हो गया। आंखों के बाद आगे कौन सा है? शरीर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, गर्दन, है ना? गर्दन से रिलेटेड भी समस्याएं ज्यादा देखने में आती है। वही रीजन है, सेम रीजन अगेन, मोबाइल। मोबाइल में घंटों हम एक ही चीज में खो जाते हैं कई बार, तो वो गर्दन किस पोजीशन में क्या है। तो अभी गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन के एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है आगे की तरफ झुकाना गर्दन को, फिर पीछे की तरफ ले जाना। 1 कहने पर आगे की तरफ जाना, 2 कहने पर पीछे की तरफ। दोनों हाथ कमर पे, 1 2 1 2 2 कहने पर जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है, और 1 कहने पर जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आना है। 1 2 1 2 1 2। अब सीधे कर दें गर्दन को। अब लेफ्ट राइट करेंगे ऐसे ही, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अभी सीधे करें गर्दन को, और जितना हम लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं धीमे धीमे गर्दन को लेफ्ट की तरफ ले जाएं। जितना लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, कंधे सीधे रहेंगे और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुक जाएंगे। लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट, जितना राइट की तरफ जा सकते हैं उतना राइट की तरफ जाके उस पोजीशन में थोड़ी देर रुक जाएंगे। फिर राइट से धीरे धीरे लेफ्ट, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, केवल गर्दन की मूवमेंट होगी। कैसे मूवमेंट होगी आप देखिए, मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे करना है। लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट, राइट से धीरे धीरे लेफ्ट। अभी सीधे करेंगे। तो ये एक हो गया गर्दन का। अभी गर्दन का जो लास्ट प्रकार है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना गर्दन को, जैसे आंखों को घुमाया था ऐसे, ठीक है? नीचे, लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे, लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड,
नीचे, लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे। अभी विपरीत दिशा में जाएंगे, नीचे से जाएंगे राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे। एक कांस्टेंट स्पीड, राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे, राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे। तो ये हमने गर्दन की एक्सरसाइज देखी, ठीक है। तो आंखों की कितने प्रकार की एक्सरसाइज देखी? पहले आंखों को जोर से बंद करना, खोलना। दूसरा, आंखों को लेफ्ट राइट करना। तीसरा, आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। चौथा, मुंह में पानी भर के आंखों के ऊपर पानी के छींटे लगाना। फिर गर्दन के लिए क्या देखा? आगे की तरफ झुकाना गर्दन को जितना आगे जा सकते हैं और पीछे की तरफ जाना। फिर लेफ्ट की तरफ जाना, राइट की तरफ जाना। फिर गर्दन को सीधे करके धीरे धीरे जितना लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं उतना लेफ्ट की तरफ जाना। ये तीसरा टाइप देखा। वहां पे उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना, लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट की तरफ जाना, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना। ये गर्दन का एक्सरसाइज। और चौथा जो गर्दन का एक्सरसाइज देखा, गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना धीरे धीरे। गर्दन का एक्सरसाइज करते समय सभी ये ध्यान रखें, स्पीड कम रखना है, फास्ट नहीं करना है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गर्दन के बाद आगे का जो मुख्य ऑर्गन है या जॉइंट है वो है हमारे शोल्डर्स, कंधे, ठीक है। तो दोनों कंधों को ऊपर ले जाना और फिर नीचे छोड़ना, ठीक है। सिंपल है। 1 कहने पर ऊपर ले जाना है, 2 कहने पर नीचे छोड़ना है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी दोनों हाथ कंधों पे, सेकंड एक्सरसाइज कंधों के लिए। आगे से पीछे की तरफ 5 बार सर्कल बनाना है, 5 सर्कल कंप्लीट करना है। ये 1 2 3 4 5। अभी विपरीत दिशा में जाएंगे। 1 2 3 4 5। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम उसका यूज नहीं करते हैं, जैसे मूवमेंट होनी चाहिए वैसे जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होते हैं तो वो जकड़ने लगते हैं। एक उम्र के साथ ये भी देखा जाता है ना कि कंधे जकड़ने लगते हैं, हाथ ऊपर नहीं जाता है। तो ये रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। वहां का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपर बना रहेगा। कंधों के बाद आगे जो है वो है चेस्ट के लिए। दोनों हाथ ऐसे सामने नमस्कार की मुद्रा में। ये 1 की पोजीशन है। और जैसे हम गेट खोलते हैं ऐसे 2 की पोजीशन। ये 1 की पोजीशन, फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसके बाद हमारे दोनों एल्बोज के लिए ऐसा महसूस करना है जैसे हमारे हाथ में कोई वजन है, इमेजिनरी वेट। जैसे जिम्नेशियम में जाके डंबल्स वगैरह उठाते हैं ना, ऐसे महसूस करना है कि हेवी वजन है हमारे हाथ में।
और उसको हम उठा रहे हैं, तो 1 कहने पर सब सीधे हाथ करेंगे, 1 2, वजन को उठाएंगे, बहुत हेवी है वजन, बहुत हेवी है, ऐसा महसूस करना है। कोई प्रैक्टिकल में वजन नहीं उठाना है हाथ में, लेकिन ऐसा इमेजिन करना है कि वजन है 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये एल्बो जॉइंट के लिए। इसके बाद रिस्ट के लिए दोनों हाथों को सामने करेंगे, 1 2। ये देखो कैसे कर रहे हैं हम, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथ ऐसे, हाँ, 1 2 3 4 5। अभी विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड ऐसा सामने रखेंगे आशीर्वाद की मुद्रा में, और राइट हैंड से उसके उंगलियों को पीछे की तरफ धकेलेंगे। हाथ सीधा रखना है, इसमें बेंड नहीं होना चाहिए, ये हाथ एकदम सीधा स्ट्रेट, और दूसरे हाथ से उंगलियों को पीछे प्रेशराइज करेंगे, 2। फिर इसको उल्टा पकड़ेंगे ऐसे, 1, और फिर से प्रेशराइज करेंगे, 2। फिर राइट हैंड ऐसे आगे आशीर्वाद की मुद्रा में, लेफ्ट हैंड से उंगलियों को पीछे प्रेस करेंगे, 2। फिर इसको उल्टा पकड़ेंगे, 1, और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, 2। इसके बाद क्या करेंगे, जोर से मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। स्वास्थ्य को मुट्ठी में करना है ना, तो क्या करना है, जोर से मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है, 1 2 1 2। ऐसे करो, 1 2 1 2 1 2 1 2। सारा टेंशन फेंक दो ऊपर, 1 2। सारी चिंताएं फेंक दो, 1 2। सारा कुछ जो है वो गुस्सा है फेंक दो ऊपर, 1 2 1 2। जिसने कुछ बोल दिया इंसल्ट किया, फेंक दो ऊपर, 1 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे ऐसे, 1, और स्ट्रेच करेंगे, 2। फिर से एक बार, 1 2। ठीक है, तो ये हो गई आधी एक्सरसाइज। आगे की आधी एक्सरसाइज कल बताएंगे, मैं ना यहाँ से नीचे कमर से आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अभी भले ठीक है, बाद में जाके इसको नोट करना ताकि ये याद रहे आपको। ठीक है, तो अभी आज से फिर अभी आगे का शुरू करते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम अपने मन और तन दोनों को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन। सीट स्ट्रेट, कमर की रीढ़ सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। Sit straight but relaxed. थोड़े समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों पैरों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। महसूस करें
दोनों पैरों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं। रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों घुटनों पर केंद्रित करें। महसूस करें दोनों घुटने, घुटनों के नीचे दोनों पैर पंजों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को कमर के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें कमर के मसल्स, कमर के नीचे दोनों पैर घुटनों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे एकाग्र करें। महसूस करें पेट और पीठ के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। महसूस करें दोनों हाथों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों कंधों पर एकाग्र करें। दोनों कंधे, दोनों हाथ, चेस्ट के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को
दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ चैतन्य शक्ति सितारा हूँ। I am point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. मैं सितारा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा वास्तविक धर्म है। शांति मेरा मूलभूत संस्कार है। शांति के इस गहरे अनुभव के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथों से एक दूसरे को रब करें, दोनों हाथों को, और आंखों पर रखें। तो आज का जो सत्र है हम अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल कौन सी चीजें बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। कल स्वास्थ्य के बारे में आपको क्या क्या नया पता चला था? स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। फिजिकल हेल्थ किसको कहेंगे? हमारे शरीर के अंदर जो सारे सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स अपना काम सुचारू रूप से अगर कर रहे हैं तो हम अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। मेंटली हेल्दी कब कहेंगे? मानसिक रूप से स्वस्थ है ऐसा कब कहेंगे? कौन सी 5 चीजें नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले चिंता, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डर, चौथा उदासी, और 5वां सेंसिटिव और इमोशनल नेचर। ये चीजें हमारे अंदर अगर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते। सोशल हेल्थ किसको कह सकते? सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? हमारे संबंध कैसे हैं, घर परिवार में संबंध कैसे हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस में हमारे संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो कल मैंने कुछ बताया था आपको संबंधों को ठीक करने के लिए, है ना। कोई अगर नजदीक का ऐसा संबंधी है जिससे बहुत समय से बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो उसको एक मैसेज करने के लिए बोला था किया किसी ने? सबका सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिससे बोलचाल बंद है, बातचीत बंद है, कोई ना कोई तो होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करना, करके देखना, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे है, केवल सुनने की नहीं है, करने की है। ठीक है, तो ये करके देखना, उसका रिजल्ट आपको, क्योंकि आपको खुद को स्वस्थ रहना है ना, कि नहीं रहना है? सभी को स्वस्थ रहना है, सदा स्वस्थ रहना है ना। तो उसके लिए ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने संबंधों को ठीक रखना होगा। ठीक है, उसके लिए 2 शब्द कौन से बोले थे? सॉरी और थैंक यू। और कौन सी 2 चीजें संबंधों को खराब करती है? गुस्सा और
ईगो, एंगर और ईगो, और दो, एक मिस्टर और एक मिस भी बताए थे, मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट, है ना। ये दो चीजें क्या करती है, रिलेशंस को खराब करती है। तो ये सब हमने देखा था ना सामाजिक स्वास्थ्य में। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? आध्यात्मिक स्वास्थ्य माना वास्तविकता की पहचान जो कराता है हमें। अध्यात्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अध्यात्म सबके लिए समान है। उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, अध्यात्म उसको सच्चाई से रूबरू कराता है। सच्चाई से माना एक तो स्वयं की पहचान, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। स्व के बारे में ज्ञान मिलता है हमें, स्व की पहचान मिलती है कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ, ना। सारे दिन भर में हम मैं करते रहते हैं। वो बकरी होती है ना, बकरी मैं करती रहती है। तो इसलिए वो बकरी को क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बकरी की। वास्तव में भगवान ने कहा कि अपने मैं की बलि चढ़ा दो। क्या बताया? मैं माना अपने ईगो की बलि चढ़ा दो। तो लोगों ने सोचा कि ये ईगो की बलि चढ़ाना तो मुश्किल है, इससे अच्छा ये मैं करता रहता है ना, इसकी बलि चढ़ा दो। हाँ? तो ऐसे मतलब गलत परंपराएं ऐसी शुरू हो गई। बताया कुछ और था और लोगों ने उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया। इसलिए आध्यात्मिकता से कोसों दूर हो गए सब। देवी को बलि चढ़ाना ये कोई आध्यात्मिकता है? आध्यात्मिकता में किसी की भी हिंसा के लिए स्थान नहीं है। आध्यात्मिकता तो हमें अहिंसा का पथ दिखाने वाली है ना। इसीलिए लोग इतने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं कि उनको अगर ये बात बता दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी धार्मिक प्रथाओं के ऊपर आप हमारे आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हो, ऐसा भी कहते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता अलग है और धर्म अलग है। फिर हमने ये देखा ना कि पूरा अगर संपूर्ण स्वास्थ्य रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? जड़। और वो जड़ क्या है? हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके ऊपर सारा वृक्ष खड़ा है। उसके बाद जो तना है, वो तना क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। मन है ना हमारा। देखो, जड़ों ने सारा सोख लिया, वाटर न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो ऊपर फल तक पहुंचाना है तो उसके लिए तना जो है वो भी कैसा होना चाहिए? क्लीन और क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पहुंचा नहीं पाएगा ऊपर तक। इसलिए मन में अगर आपके कुछ भी चीजें ऐसी है ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस समय ऐसा हुआ, अरे जो हो गया सो हो गया, उसको अभी तक क्यों पकड़ के रखा है? उसको क्या करो? छोड़ दो, पकड़ के मत रखो। कोई भी चीजों को आप अगर पकड़ के रखेंगे तो आपकी शुगर जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज आपने पकड़ी है ना वो चीज तनाव क्रिएट करेगी, तो किसी दूसरे को तनाव नहीं करेगी, आपके मन में ही तनाव पैदा करेगी। इसलिए पकड़ के मत रखो, लेट गो कर दो। क्या करो? लेट गो, जाओ भाई जाओ। तो इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिकता हमें ये सब चीजें सिखाती है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये दोनों अगर हमारे ठीक है ना, तो हमारा जो शाखाएं हैं माना सामाजिक स्वास्थ्य है, और फल माना शारीरिक स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें सही रहेंगी। आज दिन तक हमने अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमने क्या गलती की? हमें अच्छा फल चाहिए था ना, तो हम फल के ऊपर पानी डालते रहे, खाद डालते रहे, सब कुछ किया, फल के ऊपर किया। डालना कहाँ चाहिए? जड़ों में, लेकिन जड़ें पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये चीजों को समझना है हमें। और
आज मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? क्या बताने वाला हूँ? आहार को दवाई कैसे बनाना, क्योंकि लोग दवाइयों को कैसे ले रहे हैं? आहार की तरह ले रहे हैं। और हमें क्या करना है? आहार को दवाई बनाना है। ठीक है। कल मैंने दो चीजें आपको बताई थी जो गलत लोग करते हैं। शहद को गर्म पानी में मिलाकर जो पीते हैं वो गलत चीज है। शहद को किसी भी गर्म चीज में मिक्स करके नहीं लेना है। आपको अगर वजन कम करने के लिए शहद को लेना है तो कैसे लेना है मैं आपको विधि बताता हूँ। विधि से आपको सिद्धि मिलेगी। ऐसे ही कुछ भी किसी का भी कहा हुआ सुन के आप करेंगे उससे नहीं फायदा होगा। देखो उसके लिए पानी जो है ना, 1 गिलास पानी माना अगर एग्जैक्टली हम उसको नाप के लें तो 320 ml 320 ml पानी लेना है। कितना? 320 ml, नियरली 1 गिलास में 320 ml होता है। और वो 320 ml पानी को उबालना है। हाँ, 320 ml पानी को 320 ml पानी उसको उबालना है। ये उबालना माना ये हीट का साइन है। ये जो मैंने किया है उसको उबालना है। और उबाल के कितना रखना है? 1/8 माना 40 ml 320 ml पानी को उबाल के इतना उबालना है कि उसका 8वां हिस्सा शेष रहना चाहिए। अब ये जो 40 ml पानी है, ये 40 ml पानी को क्या करना है? ठंडा करना है। पहले 40 ml पानी पहले ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसमें मिलाना है 20 ग्राम शहद। 20 ग्राम शहद। अब ये आपके लिए तैयार हो गया वजन कम करने का एक अच्छा उपाय। ये तरीके से आप करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। ठीक है। गरम चीज में शहद मिला कर लेंगे तो वो नुकसान करेगा, स्लो पॉइजन का काम करता है। शहद अगर कोई भी गरम चीज में आप मिलाते हैं तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है। समझ में आया आपको? ठीक है। नोट कर लेना इसको, क्योंकि बाद में याद नहीं रहने वाला है। हाँ, समझ में आया फॉर्मूला? और एक चीज मैंने बताई थी आपको जो गलत करते हैं लोग। अभी सीजन चल रहा है उसका, दही। दही कब लेते हैं? गर्मी के दिनों में खूब दही खाते हैं। कहते भाई दही जो है वो ठंडा होता है, लेकिन दही स्पर्श में शीत है लेकिन उसकी तासीर गर्म है। स्पर्श में ठंडा है लेकिन उसकी तासीर कैसी है? गर्म है। वो बाद में जाके गर्मी बढ़ाएगा शरीर में। इसीलिए ये 6 महीने साल में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। कौन से 6 महीने? जिस 6 महीने में सब लोग दही खाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने हमें दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और बचे हुए 6 महीने में भी दही कैसे खाना है? उसमें कुछ ना कुछ मिला के, उसमें शक्कर मिलाओ, उसमें आंवले का पाउडर मिलाओ या घी मिलाओ, कुछ ना कुछ मिला करके उसको खाना है। जब मैं दही की बात कर रहा हूं तो दही की बात है, ये छाछ की बात नहीं कर रहा हूं। छाछ अलग चीज है टोटली। छाछ या मट्ठा जिसमें से मक्खन पूरा निकला हुआ है, तो वो मट्ठा जो है वो आप दिन में भोजन के बाद सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हजम कराने में, डाइजेशन कराने में सब में मदद करता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, दही जो है वो शरीर के अंदर की सूजन को बढ़ावा देता है। किसी को अगर शरीर में सूजन हो रही है और वो अगर दही खाएगा तो उसकी सूजन बढ़ जाएगी।
और छाछ जो है ना वो सूजन को कम कर देता है। तो देखो दोनों है तो एक ही दही से ही तो छाछ बनता है, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है। और जब मैं छाछ ये शब्द यूज करता हूं, है ना, जिसमें से मक्खन पूरा निकला हुआ, ऐसे नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, दही को ही थोड़ा सा ऐसा वो कर देते, कहते हैं हाँ छाछ हो गई तैयार। तो छाछ अलग है, दही अलग है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे आहार को दवाई बनाने की विधि, कि कैसे हम अपने आहार को दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जानना आवश्यक है। जैसे आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है वो समझना आवश्यक है। आयुर्वेद में ये बताया है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष अगर बैलेंस में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और ये 3 दोषों में अगर इनबैलेंस हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ये बेसिक रूल है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए 3 जो दोष हैं उनके नाम में लिखता हूं। पहले तो वात, पित्त और कफ। अब इनका संबंध जो होता है वो होता है हमारे शरीर में, मतलब जैसे इनका बैलेंस और इनबैलेंस, माना बैलेंस में रहना और इनबैलेंस होना, ये किस आधार पर होता है? तो हमारे आहार के आधार पर होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसको रस कहा जाता है? कितने रस होते हैं? मीठा, चलिए मैं लिखता हूं, मीठा, फिर खट्टा, खट्टा, हाँ, तीखा और कड़वा, कड़वा, नमकीन, तीखा, 5 हो गए। और कोई है? हाँ जी, कसेला, उरट, कसेला। तो ये कितने रस हो गए? 6 रस हो गए। तो हम खाना खाते हैं उसमें 6 रस होने चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद कहता है हमेशा हमारा जो आहार है उसमें 6 रस शामिल होने चाहिए। आयुर्वेद कोई भी विटामिन और मिनरल्स की बात नहीं करता। आयुर्वेद कभी ये नहीं कहता कि ये विटामिन लो, वो विटामिन लो। आयुर्वेद कहता है कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें 6 रस शामिल होने चाहिए। और खाना जो खाते हैं उसकी तासीर होती है वो 2 प्रकार की होती है। या तो गरम तासीर होती है खाने की, गरम तासीर वाला खाना, और दूसरा होता है ठंडी तासीर वाला खाना। तो ऐसे 2 प्रकार की तासीर होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ रस ऐसे होते हैं जो वात को कम करते हैं, और कोई तासीर ऐसी होती है जो वात को कम करने में मदद करती है। तो वो कौन सी है? तो जैसे ये जो 6 रस है इसमें वात को कम करने वाले, मैं रेड पेन से उसको सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहले 3 रस हैं ये वात को कम करते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन और गरम तासीर वाली चीजें ये वात को कम करती है। शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसको अगर कम करना है तो हमें इन चीजों का ज्यादा यूज करना चाहिए, मीठा, खट्टा, नमकीन और
गर्म तासीर वाली चीजें। अभी पित्त को कम करने वाला आहार कौन सा है? तो पित्त वाला जो है ना, उसके लिए मैं आपको ब्लू पेन यूज करता हूं कि पित्त को कौन कौन से रस कम करने में हमें मदद करते हैं। तो एक तो है मीठा, दूसरा है कड़वा, और तीसरा है कसैला, और ठंडी तासीर वाली चीजें। ये पित्त को कम करती है, ठीक है। और जो बची हुई है वो पित्त को बढ़ाती है। वात के लिए भी सेम चीज है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वात को कम करने वाली चीजें कौन सी है? मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें, ये वात को कम करती है। और वात को बढ़ाती कौन सी चीजें हैं? तो जो बच गया, क्या बच गया? कड़वा, तीखा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें, ये वात को बढ़ाती है। क्लियर? समझ में आया? वात को कम करने वाली चीजें कौन सी, वात को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी। अब पित्त की मैंने बात की, पित्त को कम करने वाली चीजें कौन सी है? मीठा, कड़वा, कसैला, ठंडी तासीर वाली चीजें, ये पित्त को कम करती है। और पित्त को बढ़ाती कौन सी है? जो बच गया, क्या बच गया? खट्टा, नमकीन, तीखा और गर्म तासीर वाली चीजें, ये पित्त को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो जितने भी चीजों को मैंने ब्लू से वो किया है, सर्कल किया है, वो चीजें पित्त को कम करने वाली है। और जो बची हुई चीजें जिसको ब्लू से सर्कल नहीं किया है, वो पित्त को बढ़ा देती है। क्लियर? फिर कफ, कफ को कम करने वाली चीजें कौन सी है? अब कफ के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। कफ को कम करने वाली चीजें हैं ये जो नीचे के 3 रस हैं, कड़वा, तीखा और कसैला। ये कफ को कम करता है। और गर्म तासीर वाली चीजें, ये कफ को कम करती है। कड़वा, तीखा, कसैला और गर्म तासीर वाली चीजें क्या करती हैं? कफ को कम करती है। और बची हुई चीजें अर्थात मीठा, खट्टा, नमकीन और ठंडी तासीर वाली चीजें, ये कफ को क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि कौन से दोष को कौन से रस बढ़ाते हैं, कौन सी तासीर बढ़ाती है, और कौन से दोष को कौन सी तासीर और कौन से रस कम करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हम समझेंगे, जैसे क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, खाने के बारे में मैंने कल बताया था ना कि खाना कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। ये सिंपल प्रिंसिपल आप याद रखना। क्या? जितनी डिमांड, हमारा बॉडी जो है ना वो हमें सिग्नल देती है उस अनुसार। क्योंकि देखो ठंड में जैसी हमारी भूख होती है, ऐसे गर्मी में लगती है भूख। अभी गर्मी में क्या होता है कि ज्यादा पानी पियो तो अच्छा लगता है। तो अभी आप गर्मी में अगर ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। देखो ठंड के दिनों में हम जो चीजें करते हैं, दीपावली में जो इतनी सारी चीजें बनाते हैं और खाते हैं, ठंड के दिनों में हमारी डाइजेस्टिव पावर कैसी होती है? सब कुछ हजम हो जाता है। अभी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए खाने का जो प्रमाण है वो फिक्स होना चाहिए क्या पूरे साल भर? कैसा खाना चाहिए हमें? कई बार होता है ना कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे नाश्ते में इतना चाहिए, दोपहर के भोजन में इतना चाहिए, रात के भोजन में इतना चाहिए, और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा सब कुछ फिक्स रहता है, कि मेरा सुबह का नाश्ता भी फिक्स है, पूरे 12 ही महीने दोपहर का भोजन भी कितना खाना है वो फिक्स है, रात का भी फिक्स है। तो फिक्स नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ये जैसा सीजन,
जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। मार्केट में अगर डिमांड नहीं है और आपने कोई प्रोडक्ट लेके गए अपना, जैसे गेहूं की डिमांड नहीं है बिल्कुल, मार्केट में ऑलरेडी गेहूं बहुत आया है, और आप अपना गेहूं लेके गए बेचने के लिए, आपके गेहूं के दाम आपको अच्छे मिलेंगे कि कम मिलेंगे? भाव गिर जाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में है, डिमांड नहीं है। जबरदस्ती आप सप्लाई करेंगे तो भाव गिरने वाले हैं। कब सप्लाई करना चाहिए? जब डिमांड है तब सप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे ही अंदर से डिमांड नहीं है, लेकिन नहीं मेरा तो रोज का खाने का इतना है, भले भूख हो या नहीं हो, मैं तो उतना खाता हूं या खाती हूँ। तो बहुत सारी गलतफहमियां रहती है मन में हमारे। हमें लगता है कि खाना खाने से हम ठीक रहेंगे, भूख नहीं है फिर भी खाओ, तुम्हें ठीक रहना है ना, बीमार नहीं पड़ना है ना। लोग बीमार हो जाते हैं ना, जैसे बुखार वगैरह आता है, बुखार आता है जबरदस्ती खिला दे, अरे कुछ तो खा। बुखार में सबसे पहली ट्रीटमेंट है कुछ नहीं खाना, ये सबसे पहली ट्रीटमेंट है। अरे भाई मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, बॉडी बोल रही है कि कुछ मत भेज, कुछ मत भेज, और आप जबरदस्ती उसको कर रहे हो, खा खा, तुझे ठीक होना है ना, खा। गलत बात, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे दिमाग में। खाने से ही हर बार ठीक नहीं होती है तबीयत, कई बार बिना खाने से तबीयत ठीक रहती है। आपको अगर रात को भूख नहीं है, मत खाओ, स्किप करो। सप्ताह में एक आध बार अगर आप थोड़ा सा आराम देंगे पेट को, तो बल्कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको पता है कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में नहीं खाना, जिसको फास्टिंग कहते हैं, फास्टिंग से कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर अभी नोबेल प्राइज इसके ऊपर मिला है। फास्टिंग करने से कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल में आती है। तो इसीलिए जबरदस्ती खाना, ठूस ठूस के खाना, ये सारी चीजें कम कर देनी चाहिए। अगर हमें अपने मन में आ रहा है ना कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, तो हमेशा नहीं खाने का ऑप्शन चूज करो। मेरे मन में आ रहा है ना खाऊं या नहीं खाऊं, तो मुझे नहीं खाना है। ये आधी रोटी लूं या नहीं लूं, मत लो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा एक बहुत ध्यान रखो, आप सुबह का नाश्ता राजा जैसा करो, दोपहर का भोजन मध्यम व्यक्ति की तरह करो, और रात को भिखारी की तरह। जनरली लोग उल्टा करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, और ऑफिस जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, तो सारी रही हुई कसर रात के खाने में निकलती है। खूब अच्छे से बहुत सारी स्वीट डिश बनती है, खूब अच्छे से दबा के खाते हैं रात को, और खाने के बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। वो खाना हजम होगा? तो इसीलिए ये कुछ नियम अगर अपनाते हैं हम, रात का खाना थोड़ा जल्दी खाओ तो अच्छा है। रात के खाने में और नींद में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 घंटे। 8 बजे से पहले खा लो तो ज्यादा अच्छा है। 8 बजे से बाद जितना भी लेट होगा ना, उतना थोड़ा कम खाओ, ठीक है? तो ये कुछ अगर प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, ठीक बात है? तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीजें हैं, ये मैंने जो आपको बताई, इसका क्या रीजन है? क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग वातावरण हो जाता है, और उस अनुसार हमारे शरीर में दोष कम ज्यादा होते हैं, तो उस अनुसार हमें खाना खाना होता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है। आपको पता है सीजन कितने हैं, ऋतुएं कितनी है? हाँ, 4। कौन कौन से? पतझड़, सावन, बसंत, बहार। 5वां मौसम प्यार का, ऐसे गीत बना हुआ है। तो लोगों को वो गीत दिमाग में रहते हैं कि भाई 4 मौसम होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 3। भाई एक तो कुछ तो होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6। अच्छा 3,
कौन कौन से? गर्मी, सर्दी और बरसात। अच्छा, 6 कौन बोल रहा है? कौन कौन से 6 होते हैं? हाँ हाँ, तो ये 6 ऋतु हैं। ये मैं सीक्वेंस से आपको बताऊँ, आप नोट करना इसको। पहले लिखो हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, उसके आगे लिखना नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर का जो टाइम रहता है ना, ये हेमंत ऋतु का टाइम रहता है, जब ठंड बढ़ती है, तो ये हेमंत ऋतु का टाइम। उसके बाद आता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का टाइम है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी ये शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु के नीचे लिखो बसंत ऋतु। बसंत ऋतु माना मार्च और अप्रैल, ये बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के कई सारे फ्लावरिंग सीजन होता है। बहुत सारे पौधों में पुष्प आते हैं, बड़ा सुहावना ऐसा दृश्य नजर आता है। ठंड खत्म होने लगती है, गर्मी शुरू होने लगती है, मार्च अप्रैल, है ना। बसंत के बाद आता है ग्रीष्म, जो अभी चल रहा है। ग्रीष्म में क्या होता है? सूरज को पता नहीं क्या हो जाता है, हा? इतनी ज्यादा गर्मी को बढ़ा देता है, टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है। तो मई जून का ये टाइम रहता है, मई जून। ग्रीष्म के बाद में होता है, जिसका सब इंतजार कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी बरसात आ जाए तो अच्छा है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त। और वर्षा के बाद में आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, ये शरद ऋतु का टाइम होता है। अब मैंने ये किस लिए बताया आपको? क्योंकि वात, पित्त और कफ ये कोई ना कोई एक सीजन में बढ़ जाते हैं। जैसे जो बरसात का सीजन है, अभी आने वाला है, ये बरसात के सीजन में हमारे शरीर में नेचुरली वात दोष बढ़ जाता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? शरीर में वात बढ़ जाता है। जैसे ही बरसात होती है, आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले कोई आपको चोट लगी थी और उसका कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बरसात होने लगी ना, फिर से दर्द होने लगता है वहीं पे। क्योंकि दर्द जो है उसका वात के साथ कनेक्शन है। जैसे वात बढ़ता है, दर्द बढ़ता है। तो वात को कम करने के लिए हमें कौन से रसों का प्रयोग करना है और कौन सी तासीर का प्रयोग करना है? मीठा, खट्टा, नमकीन और गरम तासीर। तो हमें आहार में हमेशा वैसे 6 रस तो लेने ही चाहिए, लेकिन खास करके जब बरसात का सीजन होता है, तो उस सीजन में हमें इन चीजों का थोड़ा ज्यादा सेवन करना चाहिए। इनके तुलना में इनका कम करना चाहिए, और गरम तासीर वाली चीजें थोड़ी ज्यादा आहार में लेनी चाहिए, ताकि वात जो है वो कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। ठीक है। फिर पित्त का बढ़ने का जो सीजन होता है, वो पित्त का बढ़ने का सीजन होता है वर्षा ऋतु के बाद का जो समय है, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में ऐसे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जो और समय में नहीं होते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें केवल जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है ना, ऐसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और नवंबर आते आते अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि उस समय में शरीर में पित्त बढ़ता है। और पित्त को कम करने वाले कौन से रस हैं? मीठा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें। तो इन चीजों को क्या करना है? हमें आहार में बढ़ाना है।
पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीजें जो हमारे पास में अवेलेबल रहती है वो है दूध और घी। ये पित्त को कम करते हैं। घी जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है पित्त को कम करने के लिए। हमारे घर में जो नींबू रखा होता है वो नींबू भी पित्त को कम करता है। आंवला जो है उसकी भी तासीर ठंडी होती है, वो कशीला होता है रस में, तो वो भी पित्त को कम करने का काम करता है। तो ऐसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें हमें पित्त को कम करने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे नारियल, कोकोनट, ये भी पित्त को कम करता है। तो इसीलिए हम ना कुछ कुछ ऐसे चेंजेस करते थे। जैसे महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे आदत होती है उनको कि ग्राउंड नट जो होता है ना उसका पाउडर जो है वो खाने में सब्जियों में डालते हैं। ग्राउंड नट पता है क्या कहते हैं उसको? सिंगदाना, हाँ, मूंगफली। तो मूंगफली का पाउडर डालते हैं। तो मूंगफली तो गर्म तासीर वाली होती है। तो हमने ये प्रयोग किया घर पे कि जैसे शरद ऋतु आया, माना सितंबर की शुरुआत जैसे हो रही थी ना, मम्मी को बोला कि भाई आप ये बंद कर दो, ये पाउडर मत डालो, उसके बजाय आप नारियल का प्रयोग ज्यादा करो। और इतना चेंज करने से भी बहुत उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले, है ना। पित्त को कम करने, जैसे दालें होती है ना, तुअर की दाल पित्त को बढ़ाती है और मूंग की दाल पित्त को कम करती है। मूंग जो है ना वो सबसे बेस्ट आहार बताया है आयुर्वेद में, तो इसीलिए मूंग दाल जरूर खानी चाहिए। एक रिसर्च भी हुआ था कि जो मूंग की दाल रोज खाते हैं ना वो कम बीमार पड़ते हैं औरों की तुलना में। ये प्रैक्टिकल मतलब इसका रिसर्च हुआ है। तो इसीलिए मूंग की दाल रोज जरूर आहार में उसका सेवन करें। हमने अपने घर में देखा कि बहुत सारे लोगों को पित्त की समस्या हो रही थी और बार बार उनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो आहार में हमने ये चेंज कर दिया। हमने कहा कि कोई भी तुअर की दाल नहीं खाएगा, तुअर की दाल को बैन कर दिया घर में और मूंग की दाल को रिप्लेस किया उससे। शुरू में तो लोगों को क्या होता है ना, उसकी आदत लगी होती है, लेकिन फिर उनको जब पता चला कि नहीं ये हेल्थ के लिए अच्छा है, सबने खाना शुरू कर दिया। अभी सबको एकदम वो आदत हो गई उसकी और वही चीज अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमें अपने टेस्ट को कैसा बनाना है? अपने हेल्थ के अनुसार बनाना है। समझ में आया? टेस्ट में और हेल्थ में क्या है? 36 का आंकड़ा है। जो चीजें टेस्टी होती है वो हेल्दी नहीं होती है, जो हेल्दी होती है जरूरी नहीं कि वो टेस्टी ना हो, वो भी टेस्टी लग सकती है। हम अपने को उसकी आदत लगाए तो हमें टेस्टी लगने लगती है। ठीक है, तो हमें अपने टेस्ट को कैसे बनाना है? हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो मुझे टेस्टी लगना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो पित्त के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है, हमारे किचन में होती है, वो चीजें हमें मदद करती है पित्त को कम करने के लिए। ऐसे कफ का जो सीजन होता है, कफ का सीजन आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु माना कौन सा? मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल में क्या होता है? मार्च अप्रैल में ठंड कम हो जाती है और गर्मी शुरू होने लगती है। गर्मी शुरू होने लगती है तो शरीर में जो जमा हुआ कफ है, जो ठंड की वजह से पिघल नहीं पा रहा था, जैसे आप फ्रिज में पानी को रखो तो वो आइस बन जाता है, ऐसे ठंड की वजह से शरीर में कफ जम तो जाता है, जमा तो हो जाता है, लेकिन पिघल नहीं पाता है। तो जैसे ही ठंड खत्म होती है, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने लगती है, तो वो जो जमा हुआ कफ है वो पिघलने लगता है, नाक और मुंह से बहने लगता है, सर्दी खांसी की शुरुआत हो जाती है। ज्यादातर लोगों को इस सीजन में सर्दी खांसी होती है। आप अगर ध्यान देंगे तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगे वो कौन से महीने में लगे? मार्च में लगे, क्योंकि मार्च कौन सा सीजन है? कफ का सीजन है। मैक्सिमम लोगों को सर्दी खांसी, तो इसीलिए सब लोगों में क्या हो गया उस समय?
डर का माहौल पैदा हो गया कि भाई हमें भी खांसी आ रही है, हमें भी खांसी आ रही है, हमें भी खांसी आ रही है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, तो इसीलिए लॉकडाउन कर दिया। ठीक है ना। तो कफ को कम करने वाली चीजें कौन सी होती है? तो कफ को कम करने वाला जो आहार है वो है कड़वा, तीखा, कसैला और गर्म तासीर वाली चीजें। देखो हमारे जो त्योहार बने हैं ना, ये त्योहार में भी वो हेल्थ का कनेक्शन है, लेकिन हम सब केवल रिचुअल्स माना केवल परंपरा के रूप में उसका पालन करते हैं। जैसे बसंत ऋतु की शुरुआत होती है ना, गुड़ी पड़वा से होती है, जिसको हिंदू नववर्ष भी लोग मानते हैं। तो गुड़ी पड़वा के दिन क्या किया जाता है? खास करके महाराष्ट्रियन लोगों में ये ट्रेडिशन है कि गुड़ी पड़वा के दिन एक नीम के पत्ते और गुड़ ये सबको खिलाते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है? नीम के पत्ते कड़वे होते हैं और गुड़ होता है गर्म तासीर वाला। तो इसका मतलब ये है कि पूरे ही सीजन में हमें कफ को कंट्रोल में रखना है, इसलिए कड़वी चीजों का समावेश आहार में करना चाहिए और गर्म तासीर वाली चीजें हमें लेनी चाहिए। लेकिन वो हम क्या करते हैं, केवल उस दिन भी थोड़ा मुंह टेढ़ा करते हुए लेते हैं, ये नीम के पत्ते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने कड़वे होते हैं। अरे भाई ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो ये पूरे ही 2 महीने लेने होते हैं। ठीक है ना। तो उसके पीछे का संदेश हम भूल गए और वो परंपराएं केवल एक परंपरा के रूप में हम उसका पालन कर रहे हैं। आपको पता है दीपावली में हम कितनी सारी मिठाइयां बनाते हैं और इतने प्रमाण में बनाते हैं, कम से कम 2 महीने तक चलनी चाहिए। लेकिन ये सही है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि दीपावली के बाद में हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है और हेमंत ऋतु में हमारा जठराग्नि इतना प्रबल होता है कि सुबह सुबह भूख लगने पर आपने कुछ नहीं खाया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वो रेडीमेड ब्रेकफास्ट अवेलेबल रहता है हमारे लिए। किसी को भी भूख लग गई और नाश्ता रेडी नहीं है, चलिए थोड़ा सा खा ले, दिवाली का जो बना हुआ है, मिठाई बनी हुई है, इसको थोड़ा सा खा ले तो अग्नि शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके पीछे ये रहस्य है, इसके पीछे आरोग्य का रहस्य है, हेल्थ का रहस्य है। लेकिन वो रहस्य हमने क्या कर दिया? भुला दिया और केवल उसको एक परंपरा के रूप में उसको पालन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कनेक्शन है? हाँ, तो अभी ये आपको समझ में आया कि कैसे हम आहार को दवाई की तरह यूज कर सकते हैं। कफ को कम करने वाली कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास है, आपको पता है? कफ को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है जो एक अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक से भी अच्छा काम करती है, वो है अदरक। अदरक जैसा कोई मतलब अदरक का कोई सानी नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है, माउंट आबू में मैं जब गया था, वहां पे एक भाई था, वो एंटीबायोटिक्स लेके भी उसकी खांसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मैंने उसको बोला तू इसको रहने दे, अदरक का जूस निकाल के उसमें शहद मिला करके रात को सोते समय लेना है। उसको विधि पूर्वक करना है, लेकिन सोते समय माना सोते समय, रात को आप जैसे सोने के लिए जा रहे हैं उसके बाद में फिर कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। सोने से जस्ट पहले अदरक का जूस और शहद उसको समभाग में मिला के, माना अगर आपने 1.5 चम्मच अदरक का जूस निकाला तो उतना ही शहद उसको मिला करके, शहद थोड़ा अगर ज्यादा भी मिला दो तो कोई हर्जा नहीं, उसको चाटना है और फिर सो जाना है। 1 डोज में 2 डोज में ही पूरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ना। 3 दिन 5 दिन तक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी शुरुआत हो रही है, गले में खराश हो रही है, सर्दी की शुरुआत हो रही है, खांसी की शुरुआत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कफ हो रहा है, तुरंत आप ये उपाय करना शुरू करो। अदरक है, हल्दी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, दूध के साथ में हल्दी मिला के लेते हैं ताकि दूध से कफ ना बढ़ जाए शरीर में। तो इसलिए दूध में थोड़ी हल्दी डालो
तो वो एक बहुत अच्छा मेडिसिन बन जाता है। आपको पता है हल्दी वाला दूध अमेरिका में टर्मेरिक लाटे के नाम से बेचा जाता है और बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं लोगों से। नाम क्या दे दिया? टर्मेरिक लाटे। और है क्या? हल्दी वाला दूध। वो हल्दी वाला दूध बोलो ना तो नाक मुंह सिकुड़ते हैं। टर्मेरिक लाटे तो लगता है हाँ कुछ हम ले रहे हैं भाई, उसके ऊपर अच्छे से पैसा भी खर्च करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आपको पता है काली मिर्च, काली मिर्च कफ को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पित्त बढ़ा है और आप काली मिर्च लेंगे तो पित्त को बढ़ा देगा, क्योंकि बहुत तेज होता है, बहुत गर्म तासीर वाला होता है। दालचीनी, दालचीनी कफ को भी कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो ये जो चीजें जो मतलब मसाले के रूप में हम यूज करते हैं ना, उसको मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हम घर में जो कोरिएंडर ये जो यूज करते हैं, कोथमीर जिसको कहते हैं, कोथमीर भी क्या है? पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो है ऑयल, तेल। लेकिन कौन सा तेल? या तो आप तिल्ली का तेल यूज करो या सरसों का तेल यूज करो, लेकिन उसको यूज करने की भी विधि है। उसको थोड़ा सा गर्म करो, उसमें नमक मिलाओ और फिर शरीर में कहीं भी आपको दर्द है वहां पे उसको हल्के हाथ से मसाज करो और मसाज करने के बाद थोड़ा सा सेक करो तो आपका दर्द कम हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनके छाती में एकदम कफ जमा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा कफ जमा हो गया है, तो उसको भी निकालने के लिए बहुत सिंपल मैं आपको एक विधि बताता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बताया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तिल्ली का तेल उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के चेस्ट के ऊपर मसाज करना है और चेस्ट के ऊपर मसाज करके फिर चाहे उस समय उसको सेक करो या सुबह स्नान करते समय गर्म पानी से उसको थोड़ा सा सेक करो। कोई भी नमक, एनी जो नमक आपके घर में है उस नमक को आप यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मिला लिया और उससे चेस्ट में मसाज किया। वैसे खाने में जो नमक है ना, वो सेंधा नमक ज्यादा अच्छा बताया जाता है। सेंधा नमक जो है वो कम नुकसान करता है, समुद्री नमक थोड़ा ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर वालों को क्या बताया जाता है कि भाई नमक कम करो खाने में से। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते? पहले के जमाने में लोग डॉक्टर के पास जाते थे। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं 100 साल तक जिए, उन्होंने कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। और अपने दादा दादी नाना नानी क्या करते थे? घर में से ही ऐसी कुछ चीजों से इलाज करते थे ना। और हम लोग सब क्या कर गए? उन सब चीजों को छोड़ दिया हमने। ठीक है ना? तो इसीलिए ये चीजें हमें अभी फिर से ध्यान में रखनी है और उनको यूज करना है। ठीक है? तब क्या होगा? अपना स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में आने लगेगा। तो जैसे मैंने आहार की बात बताई ना, ऐसे मन का आहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम मन में क्या सोचते हैं। तो जो सोच है वो मन का आहार है। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर बार बार सोचेंगे अरे मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे बार बार उधर अगर ध्यान हमारा है तो हम उस दर्द को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और हम थोड़ा सा अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बीमारी को भी क्या है ना कि बहुत ज्यादा उसका आगत स्वागत करो, उसको पूछो, बार 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 ध्यान दो, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरा ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। तो वो सोचती कि थोड़ा ज्यादा समय तक यहाँ पे हम रुक जाए। और अगर उसको थोड़ा निग्लेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक हो जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक उपाय है वो जरूर करना है,
लेकिन बाकी फिर उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा चिंतन नहीं करना है, ज्यादा वर्णन भी नहीं करना है। 10 लोगों को बताएंगे, अरे सुबह से ना मेरा सिर बड़ा दर्द कर रहा है। तू तो सोच ही रहा है कि दर्द कर रहा है, वो 10 लोग सोचने लगेंगे तो कैसे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे? अरे इसको सुबह से सिर दर्द हो रहा है, और 10 वाइब्रेशन ऐसे आपने क्रिएट किए 10 लोगों को बता के, तो वो दर्द जल्दी जाएगा, क्योंकि उन 10 मन में भी आपने ये बात डाल दी बता के कि इसको दर्द हो रहा है, 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 तो वो वाइब्रेशन वैसा क्रिएट होने लग गया। तो इसीलिए उसको ज्यादा तूल नहीं देना है, इसके बजाय क्या सोचना है? मैं क्या हूं? मैं स्वस्थ हूं। ठीक है, स्वस्थ माना, देखो स्वस्थ शब्द भी बड़ा अच्छा शब्द है। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्थ शब्द कैसे लिखते हैं? स्व प्लस स्थ, तो स्वस्थ। तो स्व माना पहले तो ये पता होना आवश्यक है कि स्व कौन है, तब उसमें स्थित होंगे, है ना। स्व माना मैं, तो मैं कहने वाला मैं कौन, इस बात को समझ के उसमें स्थित होना, तब हम जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं। जितना हम स्व में स्थित रहेंगे उतना हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो नजरिया होता है ना, वो हमें बहुत हेल्प करता है लाइफ में। तो नजरिया किसको कहते हैं? किसी ने कहा कि जैसे मतलब आपको फेमस एग्जांपल पता होगा कि टेबल पे एक ग्लास पानी का रखा है, कांच के ग्लास में रखा है, पानी आधे लेवल तक है। कोई उस ग्लास को देख के कहता है कि आधा ग्लास खाली है, कोई देख के कहता है आधा ग्लास भरा हुआ है। तो देखने के नजरिए के ऊपर निर्भर है। किसी शायर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा शेर कहा है, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ज्यादातर क्या होता है, चांद में दाग पहले नजर आता है, उसके बजाय हमें अपना नजरिया कैसा बनाना है? कीचड़ में भी कमल, नेगेटिव में भी पॉजिटिव। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका थी दादी हृदय मोहिनी जी, वो हमेशा ये बात कहती थी। वो कहती थी देखो गुलाब का पौधा होता है, उसको बढ़ने के लिए खाद डाली जाती है। खाद कैसी होती है? दुर्गंधित होती है, लेकिन गुलाब का पौधा उस दुर्गंध को भी सुगंध में कन्वर्ट करता है और दूसरों को क्या देता है? सुगंध देता है। तो हम तो उस भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो क्या हम अपना नजरिया ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपना नजरिया ऐसा बनाना है, और उसके लिए हमें 5 C's को जरूर ध्यान में रखना है जीवन में। पहला C है चैलेंज। तो जो हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लेते हैं ना, देखो जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। जीवन में अगर कोई परिस्थिति आए ही नहीं तो जीवन कैसा होगा? नीरस होगा ना। तो इसके लिए जो भी परिस्थिति आती है उसको क्या करना है? उसको एक चैलेंज के रूप में लेना है कि भगवान ने मेरे लिए ये चैलेंज भेजा है और इसको मुझे पूरा करके दिखाना है। तो जो लोग परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में लेते हैं उनका एक जीवन में स्लोगन होता है, आप सभी जानना चाहेंगे? तो इसको मेरे साथ रिपीट भी करेंगे, ठीक है? फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में। कुछ खाके नहीं आए हैं, जोश के साथ होना चाहिए। फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में। आग को भी बदल देंगे हम बाग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में। सर करेंगे जिंदगी के हर मोर्चे, सर करेंगे जिंदगी के हर मोर्चे। कि आने दो मौत को भी सामने, आने दो मौत
इसलिए कोई भी परिस्थिति से डरना नहीं, भागना नहीं, उसको फेस करना। 3F को हमेशा याद रखना, फेस। ये विश्व क्या है? एक बहुत बड़ी पाठशाला है और इस पाठशाला का मैं स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैं कौन हूं? इस बहुत बड़े विश्व की पाठशाला का एक स्टूडेंट हूं। तो हमेशा आप सीखते रहेंगे। ठीक है, सो कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। थर्ड सी इज कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बहुत थोड़ी चीजें कंट्रोल में होती है, और हम किसकी बात करते हैं? जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसी का ज्यादा वर्णन करेंगे। उसके बजाय हमारा फोकस कौन सी चीजों पर होना चाहिए? जो हमारे कंट्रोल में है, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। एक आपको सत्य घटना सुनाना चाहूंगा। हिटलर के जमाने की ये बात है। हिटलर और हिटलर के जो लोग थे वो जू लोगों से बहुत नफरत करते थे। उनको पता चला एक साइकोथेरेपिस्ट है, मन का डॉक्टर है, और वो जू है, तो उसको और उसके पूरे परिवार को उन्होंने जेल में बंद किया। अब उनको लगा कि ये मन का डॉक्टर है ना, तो इसके मन को हम ज्यादा से ज्यादा यातनाएं कैसे दे सकते हैं। तो उस डॉक्टर को कुर्सी से बांध के रखते थे और रोज उसके सामने उसके एक एक रिलेटिव को लेकर आते थे और उस रिलेटिव को बहुत बुरी तरह से यातनाएं दे देकर मार डालते थे। अगर उस डॉक्टर की जगह पे दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या होता? या तो डिप्रेशन में चला जाता, पागल हो जाता, सुसाइड कर लेता। लेकिन उस डॉक्टर ने सोचा कि मेरे कंट्रोल में क्या है, क्या मैं इनको बचा सकता हूँ? तो इनको तो मैं नहीं बचा सकता, तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को तो बचा सकता हूँ। तो उसने अपने माइंड को डाइवर्ट किया। उसने क्या किया, जहां वहां पे जितने भी कैदी थे सबका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना शुरू किया और उसको नोट करना शुरू किया। उसने देखा वहां पर जितने भी कैदी थे, सभी कैदियों को दिन भर में केवल ब्रेड के 4 टुकड़े मिलते थे खाने के लिए। लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो 4 में से भी 2 टुकड़े बचा के रखते थे। कौन बचा के रखता था? जिसको ये आशा थी कि कभी ना कभी हम इस जेल से जरूर छूटेंगे। जिनका एक लक्ष्य था, किसी को जेल से छूटने के बाद अपने बेटी की शादी करानी थी, किसी को अपने बेटे को आगे पढ़ाना था। तो ऐसे ही लोग अंत तक टिक पाए। और जब ये जेल से बाहर निकले, ये डॉक्टर भी जब जेल से बाहर निकला, तो उसने जो भी ऑब्जर्व किया था उसको उसने एक किताब के रूप में पब्लिश किया। और जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई, अमेरिका में रातों रात उसकी लाखों प्रतियां बिक गई और सभी उसको एक फेमस ऑथर के रूप में जानने लगे। उस किताब का नाम था अ मैन सर्च ऑफ मीनिंग और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। तो उसको जब प्रेस रिपोर्टर्स उसके पास गए उसका इंटरव्यू लेने के लिए कि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे बचाया, तो उसने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरे कंट्रोल में क्या है और जो मेरे कंट्रोल में था वो मैं करता गया और इसीलिए इतने डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैं बाहर निकल पाया। तो इसीलिए थर्ड सी क्या है? कंट्रोल। जो कंट्रोल में उसको करते जाइए, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के कुछ मिलने वाला है तो क्यों सोच रहे हो? उसको हटा दो। ठीक है, आज से क्या करेंगे? जो कंट्रोल में है वो करेंगे, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे। ठीक है, थर्ड सी इज कंट्रोल। फोर्थ सी इज कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना हम अपने मन में दबा के रखते हैं और फिर वो चीजें हमारे अंतर मन में चली जाती है और कोई ना कोई बीमारी के रूप में बाहर आती है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। इसीलिए मन में दबा के नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी को बता नहीं सकते हैं तो एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर जो भी आपके मन में बातें आ रही है ना वो सारे लिख डालिए, है ना। सोचिए कि हम भगवान को खत लिख रहे हैं, सारी बातें लिख के फिर आप जिसको भी मानते हैं उसके सामने उसको रख दीजिए। कितना भी नेगेटिव मन में आ रहा है सारा उसमें उतार दीजिए और वो लेटर जो है वो जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने 5 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद में उसको फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन उसको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। एक ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर एक बहुत सुंदर संदेश लिखा था
वहां पे हार्ट की सर्जरीज होती है, हार्ट की जो आर्टरी ब्लॉक होती है ना उसको खोलने का काम होता था। तो वहां पे ये संदेश लिखा था, अगर समय रहते दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, अगर समय रहते दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। तो इसीलिए क्या करना है, अपने मन में दबा के कोई भी चीज को लंबे समय तक नहीं रखना है। ठीक है, तो फोर्थ सी क्या हो गया, कम्युनिकेट। और फिफ्थ सी कोऑपरेट। कोऑपरेट, मुझे सबको सहयोग देना है, तो सहयोग दो, सहयोग लो। जो मुझे सहयोग नहीं करता है उसको सहयोग नहीं देना है, देना है। जो नहीं भी सहयोग करता है ना उसको भी मुझे सहयोग जरूर देना है, क्योंकि वो एक बार सहयोग नहीं देगा, दो बार नहीं देगा, लेकिन फिर अपने आप वो सहयोग देना शुरू कर देगा। इसलिए जो सहयोग देते हैं ना सबको, उनके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो सब लोग आगे आते हैं उनको सहयोग देने के लिए। ठीक है, तो ये 5 सी सभी याद रखेंगे। पहला सी, सेकेंड सी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ सी। वेरी गुड, आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। तो कई लोग ना मतलब अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे गुस्सा होता है ना, गुस्से की वजह से भी तनाव बढ़ जाता है जीवन में, है ना। खुद भी व्यक्ति तनाव में आ जाता है, उसके आसपास के लोग भी तनाव में आ जाते हैं। तो गुस्से को कैसे कम करें, उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है उनको बड़ी विचित्र आदत है, उनको जब गुस्सा आता है ना तो वो संस्कृत के श्लोक बोलना शुरू करते हैं, और इसका बहुत अच्छा असर मेरे बच्चों पर पड़ा है। बच्चों को तो संस्कृत नहीं आती, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जब गुस्सा आता है तो बच्चे हिंदी फिल्मों के गीत गाना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं इमोशंस को डाइवर्ट करना। ठीक है, कोई मन ही मन में 1 से 10 तक गिनना शुरू करता है, कोई उस स्थान को छोड़ देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजर ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं अपने सामने हमेशा एक टेबल पर पानी का ग्लास भर के रखता हूँ, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तो मेरी वाटर थेरेपी भी हो जाती है और मुझे गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है ना उसको कहते हैं मैचस्टिक पर्सनैलिटी। मैचस्टिक पर्सनैलिटी में ना माचिस की तिल्ली होती है, उसको आगे हेड तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता। ऐसे गुस्सा करने वाले के पास ब्रेन तो होता है लेकिन उसका वो यूज नहीं करता है, बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए गुस्से के लिए भी लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, तनाव को कम करने के लिए भी लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेडिसिन तनाव के लिए या गुस्से के लिए वो है मेडिटेशन, रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों एक ही लैटिन वर्ड से बने हैं, वो है मेडेरी, जिसका मतलब होता है हीलिंग। तो मेडिसिन से शरीर का हीलिंग हो जाता है, मेडिटेशन से मन का हीलिंग हो जाता है। और आज सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत किसको है, मन को है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन तनाव से मुक्त होने लगता है, क्रोध मुक्त होने लगता है और रोग मुक्त भी होने लगता है। तो मेडिटेशन क्या है, डॉक्टर सिल्वा मूर्ति जो भारत के प्रसिद्ध फिजियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी बहुत सुंदर परिभाषा बताई है। मेडिटेशन इज द कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद सुप्रीम लाइट। इनर लाइट जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है। सुप्रीम लाइट जिसको कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये है मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, एक यात्रा है, एक जर्नी है, फ्रॉम आउटर पीसलेस वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटीज टू इनर पीसफुल वर्ल्ड ऑफ स्टेबिलिटी। बाहर की दुनिया कैसी है, अशांति की दुनिया है, हलचल वाली दुनिया है, और अंदर की दुनिया कैसी है,
शांति की और स्थिरता की दुनिया है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, तकलीफ होती है मुसाफिर को यात्रा में, तकलीफ होती है मुसाफिर को यात्रा में, इसलिए रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। अरे कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न टिकट न स्टेशन होता है। तो आइए हम सभी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं और इसके साथ ही आज के सेशन को यहाँ पे हम पूरा करेंगे। कल का सेशन जो है वो बहुत बहुत विशेष, चमत्कारिक, मैजिकल और लाइफ बदलने वाला सेशन रहेगा। तो अभी तक भी जो नहीं पहुंच पाए हैं और आज जो यहाँ पे है इनको तो पहुंचना ही है, लेकिन जो आज तक भी नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, कल के एक सत्र में भी आएंगे ना, उनका जीवन बदल जाएगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, जीवन को परिवर्तन करने वाला। और कल सबको नोटबुक पेन जरूर लेके आना है, क्योंकि उसमें आपको खुद को कुछ लिखना है। ठीक है, ओके, सभी टाइम पे पहुंचेंगे, ऐसे लेट नहीं आएंगे। टीचर के आने के बाद स्टूडेंट को अलाउ करते हैं, तो फिर तो इसीलिए टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम अपने आप को रिलैक्स भी करेंगे और लास्ट में मैं एक मेडिटेशन के एंड में एक गीत भी सुना दूंगा आपको, जो आज के सेशन से रिलेटेड है। Sit straight but relaxed. महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ शक्तिशाली सितारा हूं। I am point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. मैं सितारा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा मूलभूत संस्कार है। शांति मेरे गले का हार है। शांति मेरा वास्तविक स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु, अर्थात सागर हैं प्यारे पिता परमात्मा। शांति के सागर ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति के किरणों की बौछार हो रही है और मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ।
खो जाए इस शांति के अनुभव में, डूब जाए शांति के सागर में। शांति के इस गहरे अनुभव में स्थित रहते हुए जो गीत आपको सुनाई देगा, उसके शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन।
भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अभी देखो आप सबके चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको एक एक्सरसाइज में और बताता हूँ। दोनों उंगलियां ऐसे पकड़ो, दोनों उंगलियों को यहाँ पे रखो और इसको ऊपर उठाओ ऐसे। अभी उंगलियां हटाओ और चेहरे को ऐसे ही रखना है। चेहरा चेंज नहीं होना चाहिए अगले 24 घंटों के लिए। मंजूर है? किसी ने कुछ भी बोला? चेहरा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ 24 घंटे का है। होमवर्क कल बताना फिर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो कल सभी साथ में 5 मिनट पहले शार्प पहुंच जाएंगे। बची हुई एक्सरसाइज भी बताई जाएगी और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कल का, ठीक है? और आपको जो आज समझाई ना बातें, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, क्योंकि कई लोग लिख नहीं पाते हैं, तो उसका आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो सभी समय से पहले पहुंचेंगे, नोटबुक और पेन लेके पहुंचेंगे। और जिनको आप लाना चाहते हैं, कल लास्ट चांस है, फिर नहीं कहना, फिर पता नहीं फिर यहाँ पे आना होगा भी नहीं होगा, आगे चल के क्या पता, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जाना होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो रतलाम का नंबर कब लगेगा क्या पता। तो इसीलिए कल आखिरी मौका है, ठीक है? ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप नलगे जी का। आप सबको बहुत मजा आया। कितना मजा आया? बहुत ज्यादा, है ना? और बहुत 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 अच्छा लगा। तो एक बार जोरदार तालियों से हम डॉक्टर जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने होमवर्क भी कितना सुंदर दिया कि चेहरा कैसा बना के जाना है, मुस्कुराते हुए। और सिर्फ यहाँ से नहीं, वापस कल आएंगे जब तक भी आपका चेहरा मुस्कुराते हुए रहना है ना? तो पुनः दिल से बहुत 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 धन्यवाद माता जी का। और आप सभी कल समय पर आइए, 5 मिनट पूर्व, और डायरी पेन लेके जरूर आइएगा। ओम शांति।